हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। हाल ही में कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया था और कंपनी ने करीब करीब 5,000 करोड़ का नुकसान रिपोर्ट किया है, जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। अगर आप इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं या फिर आगे के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि क्या क्या वो एस्पेक्ट्स है जो कि चेक करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू ए स्टॉक। ये एक कंपनी है जो कि करीब करीब 1945 में स्टार्ट हुआ था और वहां से लोकोमोटिव बिजनेस से स्टार्ट करते हुए कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और 2008 में इन्होंने लग्जरी कार्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। और हाल ही में ये कंपनी इंडिया की सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर वाली ईवी कंपनी है। और आगे ईवी के ग्रोथ देखते हुए और इनके कुछ प्रोडक्ट के ग्रोथ देखते हुए बहुत सारे निवेशकों ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और आगे के लिए भी इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, सेल्स और आगे का बिजनेस आउटलुक चेक कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं इसकी सेल्स वॉलेटिलिटी के बारे में। अगर इस कंपनी के हम पिछले 3 साल के क्वार्टरली बिजनेस को या क्वार्टरली सेल्स को देखें तो ये बहुत ही वॉलेटाइल रहा है और करीब करीब इन 12 क्वार्टर में से 5 क्वार्टर में डी ग्रोथ देखने को मिला है सेल्स में। वैसे ही ये क्वार्टर 1 में भी इस स्टॉक में या इस कंपनी में सेल्स में डी ग्रोथ देखने को मिला है और इस डी ग्रोथ का मेजर कंसर्न है जेआरएल का सेल्स ना होना, जहां पे कि ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट कंपनी ने अच्छा सेल्स ग्रोथ कैपिटलाइज किया है और अच्छा आगे भी अच्छा कर सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो कंपनी ने इस 12 क्वार्टर में करीब करीब 9 क्वार्टर में नुकसान किया है और कंज्यूकेटिवली ये होगा शायद 6th या 7th क्वार्टर जहां पे के कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट के सिलसिले में। तो ये एक कंसर्न है। बट उसके बाद भी आप देखें तो पिछले 5 क्वार्टर में शेयर प्राइस करीब करीब डबल हो गया है। अने उम्मीद सबको ये एक्सपेक्टेशन है कि ये शेयर आगे जाके बहुत अच्छा करने वाला है, इनका बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा है। ये जिस तरह से ईवी मार्केट में अपना मार्केट शेयर हर महीने इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे नया प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाते हैं, तो उस हिसाब से इनका इनकम बढ़ सकता है। बट कंसर्न यह है कि इतने महीनों में या इतने क्वार्टर में इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो रेगुलरली गिर रहा है और इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बेहद ही कमजोर है, इट इज ओनली 3%। अगर इस कंपनी के बिजनेस को 3 हिस्सों में बांटा जाए तो एक हिस्सा होगा पैसेंजर व्हीकल, दूसरा होगा कमर्शियल व्हीकल और तीसरा होगा जेआरएल या लग्जरी व्हीकल। अगर हम देखें पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, इन दिनों दोनों में ही ईबिटा पॉजिटिव है। कंपनी ने काफी बेहतर प्रॉफिट, सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ क्लॉक किया है। हालांकि इन दोनों में भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिला है क्योंकि इस कमोडिटी प्राइसेस ऊपर थे, रबर प्राइसेस ऊपर थे, टायर के प्राइसेस ऊपर थे, तो वो सब ऊपर होने की वजह से इवन फ्यूल प्राइसेस और ऑल्सो हाई, तो ये सब चीजें ऊपर होने की वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन में इंपैक्ट देखने को मिला है। हालांकि ये दोनों एंटिटीज नेट पॉजिटिव रहे हैं। वहीं पे जेआरएल पूरा का पूरा लॉस को स्पॉन्सर करता है। तो जेआरएल के बिजनेस ने करीब करीब 4.4 मिलियन पाउंड का लॉस बुक किया है। अगर इस बिजनेस के जो 3 हिस्से हैं उसको बांटे तो पहले हम बात करते हैं लेट्स से पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। पैसेंजर व्हीकल आज एक ब्रांड अगर हम देखें टाटा, तो 2019 तक ये कहीं पे भी कॉम्पीट नहीं कर पाते थे और इनके सेल्स फिगर काफी नीचे आता था। बट 2019 के बाद इन्होंने कुछ नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं और उसके वजह से इनका सेल्स ग्रोथ काफी बेहतर होने लगा है। कंपनी ने काफी सेफ्टी मेजर्स के ऊपर फोकस किया है जिसके वजह से भी इनका सेल्स ग्रो हुआ है। तो ये सब दर्शाता है कि कंपनी इज हियर टू स्टे फॉर लॉन्गर और ये भी दर्शाता है कि कंपनी इज प्लानिंग टू ब्रिंग इन बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो ये एक पॉजिटिव है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में और इसीलिए ये उनके सेल्स में देखने को मिलता। अगर हम देखें पहले मारुति के गाड़ियां टॉप सेलर्स होते थे, बट अभी टाटा मोटर्स की काफी सारे कार्स बीट नेक्सन, अल्ट्रोज या फिर
पंच, ये तीनों मार्केट को डोमिनेट करते हैं ऑन द एंट्री लेवल सेगमेंट। इस क्वार्टर में कंपनी ने रिटेल या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में करीब करीब 122% का रेवेन्यू ग्रोथ अचीव किया है और रिटेल सेल्स के मामले में करीब करीब 132% का सेल्स ग्रोथ अचीव किया है। ईवीज में इन्होंने अपना पेनिट्रेशन काफी इंक्रीज किया है, जो कि अराउंड 7% पे है और 10,000 के आसपास का ईवीज इन्होंने इस क्वार्टर में बेचा है, विच आर पॉजिटिव फॉर द सेगमेंट। और इस सेगमेंट में जो प्रेशर देखने को मिला है मोस्टली बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस हाइक्स और ये जो कमोडिटी प्राइस या जो भी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज है, ये पूरा का पूरा इनके इनपुट कॉस्ट इंक्रीज ये कस्टमर के पास ऑन नहीं कर पाए हैं। तो ये कंसर्न है और ये ऑपरेटिंग मार्जिन को नेगेटिवली इंपैक्ट किया है। अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के बारे में बात किया जाए तो यहां पे भी करीब करीब 107% का रेवेन्यू ग्रोथ और 119% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है इस कंपनी में, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। बट इस सेगमेंट में एक नेगेटिव इंपैक्ट है इन द रिजल्ट, जहां पे कि टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है इन सीवीज 44-45% रहता था, इस क्वार्टर में थोड़ा कम देखने को मिला है और कंपनी के रिपोर्ट के हिसाब से इट इज समवेयर अराउंड 42%। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री ये है कि आगे जाके ये अपने जो मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, रीगेन या फिर एक्सपैंड भी कर सकते हैं। और हाल ही में आपने काफी सारे न्यूज ये भी सुना होगा कि जून जुलाई में, पर्टिकुलरली इन जुलाई, काफी डील विन्स हुए हैं, काफी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स विन किए हैं गवर्नमेंट ने, जहां पे कि इनको बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल सप्लाई करने हैं, विच इज गोइंग टू बी ए पॉजिटिव फॉर द कंपनी। अभी अगर हम जेआरएल के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू फॉल इज अराउंड 37%। हिस्टोरिकली आप कभी भी इसके रिजल्ट्स में जाके देखेंगे, जब भी जेआरएल का बिजनेस में फॉल होता है या कमजोरी देखने को मिलता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी हद तक गिर जाता है। इतने सारे महीनों में या क्वार्टर पे अगर हम देखें तो शायद दिसंबर 2020 एकमात्र क्वार्टर था जहां पे के इमीडिएटली एक ओपन अप हो गया था। उसके वजह से उस क्वार्टर में इस कंपनी ने कुछ हद तक प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट किया था। उसके सिवाय सारे के सारे क्वार्टर पे नेगेटिव प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया है और इस क्वार्टर में पर्टिकुलरली सेल्स काफी कमजोर है जेआरएल की साइड से। तो ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पे इस कंपनी के ऊपर प्रेशर बना के रखेगा। अगर कल को सेमीकंडक्टर इशू इमीडिएटली खत्म नहीं होता है या फिर अगर सेल्स जितना हम सोच रहे हैं या जितना मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जितने ऑर्डर्स है वो सारे के सारे सेल्स में कन्वर्ट नहीं होता है, देन दिस कंपनी इज गोइंग टू फेस ए टफ टाइम। तो अगर आप इस पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें एंड देन ओनली प्लान योर इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं इस स्टॉक की रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। अगर हम इस स्टॉक को निफ्टी ऑटो इंडेक्स के साथ कंपेयर करें तो ये इंडेक्स निफ्टी ऑटो इंडेक्स के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म करता है। अगर हम मार्च की लो देखें निफ्टी ऑटो का तो वहां से निफ्टी ऑटो ने करीब करीब 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जहां पे कि टाटा मोटर्स ने खाली 20% का रिटर्न डिलीवर किया है। और ये रिटर्न के ऊपर कंसर्न तब से जनरेट हुआ है जब से कंपनी ने सेमीकंडक्टर इशू के ऊपर अपने कंसर्न्स जताए हैं और तब से ये स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बट कल को अगर ये इशू सॉल्व हो जाएगा ऑल ऑफ ए सडन या कहीं से सप्लाईज अवेलेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली इनके प्रोडक्शन भी रैंप अप हो जाएंगे, डिलीवरीज भी रैंप अप हो जाएंगे, ऑर्डर बुक तो वैसे ही बेहतर है, तो ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा। और क्या क्या चीजें हैं जो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं? पॉइंट नंबर 1 कि कमोडिटी प्राइसेस में भी फॉल देखने को मिला है, जो एकदम ऊपर चले गए थे, बीट स्टील, रबर, क्रूड, वहां पे थोड़ा बहुत कंसेशन देखने को मिला है। तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल प्राइस में एक फॉल देखने को मिलेगा और ये इनके ऑपरेटिंग मार्जिन को बेहतर करने में हेल्प करेगा इन कमिंग क्वार्टर्स। बट खाली ऑपरेटिंग मार्जिन से काम तो नहीं चलेगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एनी कंपनी इज सेल्स। तो सेल्स के लिए चाहिए डिमांड। अगर हम ग्लोबल डिमांड सिनारियो देखें और इंडिया की डिमांड सिनारियो देखें, बोथ आर डिफरेंट। अभी रिसेंटली एक डेटा आया था जहां पे कि रिसेशन प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन हुआ था और एक रिसर्च पेपर आया था जहां पे कि इंडिया में रिसेशन के चांसेस बहुत कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में शायद डिमांड बेहतर रहेगा
आगे के कुछ क्वार्टर्स के लिए। तो इस हिसाब से इंडियन पैसेंजर व्हीकल और कंपनी का यह भी दावा है, दे एक्सपेक्ट इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल इशू, आगे के लिए ग्लोबल डिमांड भी ठीक ठाक रहेगा फॉर द कंपनी। अभी के लिए कंपनी के पास करीब करीब 2 लाख लग्जरी गाड़ियों की ऑर्डर है और ये बुकिंग 60% से इंक्रीज हुआ है, विच इज ए बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। फॉर ए कंपनी लाइक दिस जो कि कंज्यूकेटिवली लॉस किए जा रहा है, वहां पे पॉजिटिविटी या कोई भी कंपनी को जज करने का एक तरीका यह होता है कि इसके कैश फ्लोज कैसे जनरेट होते हैं। अगर हम देखें तो इन्होंने अपने कैश फ्लो जो नेगेटिव 18,000 करोड़ था उसको कम करके 9,000 करोड़ पे लेके आए हैं विद इन ए स्पैन ऑफ 1 ईयर। अगर आगे के लिए मैनेजमेंट कैश फ्लो को पॉजिटिव करने में या ब्रेक इवन करने में सक्षम होता है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी रहेगा फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज यह है, अगर हम टेक्निकल व्यू में देखें, स्टॉक करीब करीब 448 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 450 के आसपास, और लाइफ टाइम हाई है करीब करीब 530-35। इस बीच अगर कभी भी कंपनी का रिजल्ट बेहतर होता है और 530 को ब्रेक करता है स्टॉक, बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिले और स्टॉक काफी तेजी से काफी ऊपर जा सकता है। वहीं पे इस पे हमेशा रिस्क बना रहेगा स्टॉक में बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट, क्योंकि इनके लोन बुक काफी बढ़ चुके हैं तो इनको इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा देना पड़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इस पे एक कंसर्न रहेगा, कल को अगर कहीं पे कोविड फिर से थोड़ा और ड्रैग हो गया, कहीं पे लॉकडाउन हो गया, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी वेरी नेगेटिवली। तो आप केयरफुली इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट प्लान करें और एक एसेट एलोकेशन के जरिए या डाइवर्सिफिकेशन के जरिए एसआईपी के जरिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ऐसा कुछ भी नहीं है स्टॉक में आज के दिन में कि ये एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट। यू नीड टू बी केयरफुल बिफोर पुटिंग योर मनी। आप कुछ पार्ट ऑफ योर एसेट यहां पे एलोकेट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हम इसी पे दाव खेल जाए ऐसा सोच के कि इनका जो ग्लोबल बिजनेस है वो बेहतर तरीके से रिवाइव कर जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल चेंज होते रहते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा कंसर्न में है, ग्लोबल रिसेशन का सिनेरियो यह संभवतः आगे हो सकता है। तो ये सारे के सारे चीजें इस स्टॉक को नेगेटिवली भी इंपैक्ट कर सकते हैं। आज के डिस्क्लेमर में ये कहना चाहूंगा कि इस स्टॉक में मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, मैं काफी लोअर वैल्यू से इस स्टॉक को होल्ड कर रखा हूं। हमने काफी क्लाइंट को ये स्टॉक सजेस्ट कर रखा है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल एडवाइजर के पास जाके अपने पोर्टफोलियो की जांच कराएं और जितना वो आपको एडवाइस करे उतना ही एलोकेट करें, ना कि आप रिस्क लेके कोई भी अमाउंट इस स्टॉक में एलोकेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।